नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात थोड़ी कर लें। देश के प्रधानमंत्री ने कल जो बातें सार्वजनिक मंच से कहा, महाराष्ट्र में नागपुर से शिरडी वाले राजमार्ग का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय कहा, उसके पहले भी जैसे ही ये रिजल्ट आए हैं उसके बाद मोदी जी कई चीजें कहते रहे हैं। हालांकि इलेक्शन के दौरान में भी उन्होंने कई बार ये कहा कि उन्होंने कुछ वजन बताया था, 3 से 4 किलो गाली पड़ती हैं, फिर उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव के बाद मेरे ऊपर और लोग प्रहार करेंगे इत्यादि इत्यादि। अब जो बात उन्होंने कल कही महाराष्ट्र में, उसको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि उसके अगर आप सुन लेंगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट कि वो क्या कह रहे थे, उसका आशय क्या था, या आप भी अपनी तरफ से बताइए और समझिए। पहले आप इसको सुन लीजिए। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। आपने देखा, प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं कि भारत की राजनीति में विकृतियां आ गई हैं। अब ये विकृतियां उन्होंने उसके कई गिनाए हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है शॉर्टकट की राजनीति आ गई है। अब मुझे ये बताइए, शॉर्टकट की राजनीति किसको कहा जाएगा? क्योंकि शॉर्टकट की राजनीति क्या एक व्यक्ति जो किसी दूसरी पार्टी में है उसको लालच दे के तोड़ के इस पार्टी में ले आके मंत्री बनाना या कराना, क्या ये शॉर्टकट है? एक व्यक्ति जिसके घर में जिसके पिता या माँ या भाई या कोई भी उसके घर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसको इलेक्शन लड़ा के, इलेक्शन जिता के ले आना, क्या शॉर्टकट है? क्योंकि शॉर्टकट की राजनीति का मतलब क्या है? क्योंकि मैं इसलिए भी समझना चाह रहा हूं कि कितने कांटेक्ट प्रोग्राम, कितने लोगों तक जाने की बात। पन्ना प्रमुख तो चुनावी प्रक्रिया है, वो पन्ना प्रमुख बनाना है और पेज प्रमुख बनाना है, और ये सब चुनाव की प्रक्रिया है। लेकिन वैसे जन जागरण में कौन काम किया है? तो पहली चीज तो वो कहते हैं कि विकृतियों का जो है कि शॉर्टकट है राजनीति में। दूसरी वो विकृतियां कहते हैं भारत की राजनीति में कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश, मतलब वो सीधे सीधे देश और उसको जोड़ते हैं, देश का पैसा लुटा रहे हैं। उनका कहना यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटाया जा रहा है। मैं थोड़ा क्योंकि मैं आपके साथ मैं इसको समझना भी चाह रहा हूं एक एक चीज को। अब अगर आपने देखा तो वहां पे G20 का लोगो भी लगा हुआ है। G20 का लोगो, मैं इसलिए आपसे बातचीत कर ले रहा हूं, G20 20 देशों का एक समूह है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात करता है कि कैसे आर्थिक विकास होगा, और उसके राष्ट्राध्यक्ष एक साल में एक बार मिलते हैं। अब हमसे पहले 16 देश उसके अध्यक्ष, वो बारी बारी से होता है, टर्न वाइज एक एक आदमी उसका अध्यक्ष बनता है। हमसे पहले 16 लोग उसके अध्यक्ष हो चुके हैं। हम अब 17वें नंबर पे हैं, फिर 2 हमारे बाद ब्राजील और एक और देश है, और यूरोपियन यूनियन है। तो यहां पे आप अपने आर्थिक विकास की बात करते हैं, लेकिन अजीब सी बात यह है कि 18-19 साल से यह ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हम उसके आर्थिक मापदंड पे जो पैमाने हैं उस पर हम सबसे नीचे हैं। तो ये हम सबसे नीचे से पिछले 19 साल में हमारे ऊपर उठाने के लिए इस G20 में हमारा क्या हुआ, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये इसका देश के आंतरिक किसी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब गुजरात का इलेक्शन हो रहा था और जिस दिन वोट पड़ना था फर्स्ट राउंड का, उस दिन एक फुल पेज ऐड निकाला गया, एक फुल पेज ऐड निकला G20 का। अब G20 का ऐड का भारत में उसको लगाने की क्या जरूरत है? मतलब ये करदाताओं का यही पैसा है ना जो लुटाया जा रहा है। फिर ये भी कहा गया कि करदाताओं की कमाई लुटा रहे हैं। अब करदाताओं की कमाई, क्योंकि प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए, ये एक बहुत जनरल कमेंट है कि भाई करदाताओं की कमाई लुटा रहे हैं, आप मेहनत से पढ़ नहीं रहे हैं, आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब भाई आप स्पष्ट करिए ना कि करदाताओं का पैसा कौन क्या उड़ा रहा है और कौन करदाता, क्योंकि एक ये भी खराब बात है
इस देश में जनरली करदाता जो इनकम टैक्स देता है उसको करदाता माना जाता है, बाकी लोगों को करदाता की श्रेणी में नहीं आता है। करदाता तो सभी लोग हैं, और करदाताओं का पैसा क्या कहां लुटाया जा रहा है? एड बिल्कुल फिजूल खर्च है, बिल्कुल बंद करना चाहिए। लेकिन अगर उसी में से कोई सब्सिडी, कोई चीज उनको वापस की जा रही है तो वो पैसा लुटाना नहीं है। तो ये जरा समझ के लिए, अगर आप नया लोकसभा बनवा रहे हैं दिल्ली में, वो क्या करदाताओं का पैसा लुटाने में आएगा? क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन तो होगा नहीं। इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव मनी जहां पे आप पैसा खर्च करना है। तो ये भी जरा बात है, क्योंकि ये कहा गया कि जो ऐसा कर रहा है वो देश के हर करदाता का दुश्मन है। तो कौन ऐसा कर रहा है? स्पेसिफिक बताइए ना कि कौन ऐसा कर रहा है। भाई ताकत आपके पास है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है कि कहां क्या खर्च होगा, ये बजट आप बनाते हैं। तो ये कौन लोग पैसा उड़ा रहे हैं? तो थोड़ा स्पेसिफिक, जनरल कहने से मामला नहीं चलेगा। फिर एक बात उन्होंने कहा कि जो जिनका उन सारी पार्टीज का जिनका लक्ष्य होता है, और साफ साफ कहा, झूठे वादे करके सरकार हड़पने का। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, एक उंगली जब ऐसे की जाती है तो चार उंगली पीछे होती है। तो किसने झूठे वादे किए थे? किसने झूठे वादे करके सरकार मतलब बनाई थी? ये भी जरा सोचने वाली बात है। कौन 27 साल से गुजरात में सरकार रहने के बाद भी कौन अभी भी ये कहता है कि नहीं वो कांग्रेस की वजह से और नेहरू की वजह से यहां डेवलपमेंट नहीं हो पाया? फिर एक नई चीज उन्होंने बताया कि इंडिया के पहली औद्योगिक क्रांति में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, तीसरे में चौथी औद्योगिक क्रांति आ रही है और जिसमें हमें इसको मिस नहीं करना है। आपने ये भी कहा कि शॉर्टकट से देश नहीं चल सकता है। तो ये जानना चाहेंगे, मतलब ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह के थक गए हैं कि शॉर्टकट नहीं, क्योंकि आप वो आरबीआई से आप इकोनॉमी चलाने के चक्कर में, रेपो रेट और उसके मैनेजमेंट से आप चाहते हैं कि इकोनॉमी चले, आप और मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन आपने बंद कर दिया, नीति आयोग आपने शुरू कर दिया, और फिर आपने कहा कि लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। तो जब नेहरू ने इस देश की आजादी के बाद जो उद्योग की नींव रखी, तो क्या वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं था? जब उन्होंने बड़े बड़े पीएसयूज बनाए, जब उन्होंने आईआईटी आईएम की सोच की, इस तरह की जब उन्होंने वो बनाया, तो क्या वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं था? अभी जरा समझें कि ये लॉन्ग टर्म विजन है क्या, क्योंकि क्वांटिफाई आप करते नहीं है किसी को। अब आपने कर दिया कि अगले 25 साल में, हर साल का आप नहीं बोलते हैं ना, आप अगले 25 साल आपने एक नया नारा फेंक दिया। जो समझ में आ रहा है ये सारी दिक्कतें कहां से शुरू हैं। गुजरात आपकी अपनी स्टेक लगी हुई थी, हिमाचल प्रदेश आपका गुजरात से ज्यादा आपको प्यार है कि गुजरात से ज्यादा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमाचल आपका वो कर्मस्थली है जहां आपने किसी पद पे आने से पहले एज आरएसएस के प्रचारक के रूप में, आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में आपने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, और आप हिमाचल को बिल्कुल ये मानते थे कि ये तो मेरी ही इज्जत है, और तभी आपने कहा कि मेरा चेहरा देख के वोट दीजिए, आप ही ने कहा था। अब हिमाचल में आप हार गए, और हार कोई 1-2% की नहीं, आप कहने को लोग कह रहे हैं नहीं एक बहुत क्लोज हार, और आप 25 हैं वो 40 हैं, तो कोई ऐसी भी नहीं है हार की बहुत क्लोज हार हो। अब आपकी दिक्कत क्या हो रही है? आप बिल्कुल ही परेशान, और आप क्या कह रहे थे, पैसा लुटाना, ये लुटाना। अब जरा ठीक से समझ लीजिए क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको आप पैसा लुटाना बोल रहे हैं। अरे पैसा आप ही के लोगों के पास जा रहा है, पैसा इस देश के लोगों के पास जा रहा है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको मिल रहा है वो करदाता है ही। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं हिमाचल में सरकार में हार जाने से, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने से? क्या दिक्कत है? अरे लोकतंत्र है, अच्छा है, कभी कहीं किसी पार्टी की सरकार, किसी पार्टी की सरकार। दूसरी आपकी दिक्कत है कि हिमाचल में आपको दिक्कत क्या हो रही है ना, कि आप जहां पे कोई काम कर रहा है उससे आपको दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि वो फिर बेंचमार्क होता जा रहा है, अगली जगह आपको जवाब देना पड़ रहा है। अब जैसे उन्होंने वहां कर दिया कि सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे 500 रुपए का कैप है, 500 रुपए से जो ऊपर पैसा आएगा वो सरकार देगी, इससे आपको दिक्कत है। वो ये चीज ऑलरेडी बहुत सी स्कीम छत्तीसगढ़, राजस्थान और वहां लागू कर चुके हैं, लागू कर देंगे हिमाचल में। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत सी चीजें लागू कर रही, ये आपको दिक्कत हो रहा है। इसको आप कह रहे हैं करदाताओं का पैसा लुटा रहे हैं, करदाताओं का पैसा लुटा रहे हैं। अरे भाई करदाताओं का पैसा क्या, हर आदमी करदाता है। किसका पैसा? करदाता का पैसा करदाता ही के पास जा रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि आप बार बार एक चीज कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन। क्या है लॉन्ग टर्म विजन? आप तो अमृत काल की बात करते हैं, अमृत काल आ गया है। अब इसको कोई समझाए, जैसे कथा होती है ना, तो कथा में वो फिर समझाते हैं कि इसका मतलब ये है।
ये अमृतकाल क्या है, उसको क्वांटिफाई करिए ना। अमृतकाल आ जाएगा तो इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी का दर इतना कम हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी, जो शिक्षा पे हमारे इतने वो लोग हो जाएंगे, स्वास्थ्य में हमारा ये पैरामीटर्स हो जाएगा। उस पर बोलिए ना अमृतकाल चल रहा है। क्या अमृतकाल चल रहा है? क्योंकि याद रखिएगा, आप कह रहे हैं आपने ही 2014 में कहा था मुझे 60 महीने दे दो, मैं चौकीदार की तरह देश को बदल के दिखा दूंगा। आप फिर अगली बार आपने 60 महीने नहीं मांगे, आपने कहा पुलवामा और ये सब आपने उस पर करके वो ले लिया। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं देश में पुराना हो गया, 25 साल चाहिए। तो खैर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बार बार बात कर रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा निवेश कर रहे हैं? जो समझ में आ रहा है, आप तो केवल संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं। जो देश के पीएसयूज हैं वो केवल आप बेच रहे हैं। आप कभी बजट में 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का लक्ष्य रखते हैं, आप तो बेच ही रहे हैं सिर्फ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? आपने तो सिर्फ बेचने का काम किया है। देश की जो पुरानी धरोहर थी आप उसको बेच रहे हैं। भाई ये अजीब सी स्थिति है कि इस देश में 10 लाख करोड़ के बैंक लोन वेव ऑफ हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं, और ये नहीं बताया जाता है कि वो किसके हैं। ये नहीं बताया जाएगा कि वो किसके लोन राइट ऑफ हो रहे हैं। उसमें से आरबीआई का कहना है कि 2,40,000 करोड़ के लोन वो हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने जानबूझ के वो लोन वापस नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की दोस्ती किसी से होगी। एक बड़ी दोस्ती तो छोटे सेठ की देख ही चुके हैं हम लोग, कैसे फ्रांस में जाके उनको, मतलब यहां पे वो दिवालिया हैं, इंग्लैंड में जाके देश की फजीहत करा रहे हैं। चीन का बैंक उनके सामने कह रहा है हम दिवालिया, हम कहां से दें, वो उनके ऊपर मुकदमा लाद के कह रहा है पैसा देना पड़ेगा, और उनको हमारे यहां के डिफेंस डील के वो यहां पार्टनर बन रहे हैं, और कहा जा रहा है हमसे मतलब नहीं। अरे मतलब कैसे नहीं? एक दिवालिया आदमी जो इस तरह का काम कर रहा है, देश चूना लगा रहा है, देश के बैंकों का कर्जदार है, उसको आप बिल्कुल आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस देश से कहना पड़ेगा नहीं नहीं इस आदमी को कैसे दोगे, ये गड़बड़ आदमी है, देश की बेइज्जती करवा रहा है, लंदन में जाके चीन वाले उसको पकड़ रहे हैं। ये तो उस तरह की बात है ना। नहीं, आप उसको भी, क्योंकि एक चीज और करें, एक आजकल नया सिस्टम आया है, वो कई में आईडीबीआई में अब हर जगह हो रहा है। आप एक कोई यूनिट बनाते हैं, 100 रुपए की यूनिट है, फिर उसको आप कर्जा दे देते हैं, फिर वो कर्जे से उस यूनिट का आप कहते हैं नहीं इसकी वैल्यू जो है, अब इसकी वैल्यू 30 रुपए रह गई है। अब 30 रुपए में आप उसको किसी को बेचते हैं, और 30 रुपए में भी 28-29 रुपया दूसरे बैंक से कर्जा दिलवा देते हैं। तो ये 100 रुपए की चीज 2-4 रुपए में एक कोई प्राइवेट हाथों में बेच जा रही है। हर जगह चल रहा है, आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, अगर उसको खोलिएगा तो उस व्यक्ति का अपना पैसा नहीं लगता, उसका यही सब पैसा दिया जा रहा है। अडानी जी सुबह से शाम तक खरीद रहे हैं कुछ ना कुछ। फिजिकल डेफिसिट इस बजट पे 6.5% का है। आप उस पर आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप उस पर कोई शब्द नहीं बोलते हैं। हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं कि मैं प्याज खाती नहीं हूं तो मुझे पता ही नहीं रहता है, इस तरह की बात है। आज एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनका कहना यह है कि युवा जो बेरोजगार हैं, युवा, ऐसे तो बेरोजगारी की दर जो भी कही जाए, युवा बेरोजगार 42% इस देश में, 42%, मतलब जहां पे एक्सपेक्टेड होता है कि एक युवा को कुछ वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसका 42%। आप उस पर कुछ श्वेत पत्र ही नहीं जारी कर रहे, आप कुछ बोल ही नहीं रहे कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे रोकी जाएगी। आप बार बार कह रहे हैं जो लुटाया जा रहा है, जो लुटाया जा रहा है। आप ही ने कहा था ना फ्री वैक्सीन दे रहा हूं, फ्री वैक्सीन दे रहा हूं। फ्री वैक्सीन नहीं है, इस देश में हरदम वैक्सीन फ्री दी गई है, ये आप उसको फ्री करके बोलने लगे फ्री। अरे भाई आज से नहीं, पहली बार वैक्सीन नहीं लग रही इस देश में, हरदम वैक्सीन फ्री थी, आप उसको फ्री कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि मैंने दिया 80 करोड़ लोगों को मैं राशन फ्री दे रहा हूं। आप उनकी स्थिति ऐसी क्यों कर दिए हैं? वो कब, कोई प्लान है आपके पास? देश को आपने बताया कि 80 करोड़ लोगों को अपने आप ये खाना खरीदने की स्थिति में कब आएंगे? कोई आपने इसको कहा अमृतकाल चल रहा है। अरे भाई अमृतकाल में अमृत पीने के बाद भी खाना तो रोज भोजन करना होगा। मान लीजिए अमृत मैंने पी लिया तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन भोजन तो करना होगा। तो उस भोजन का कोई बंदोबस्त कैसे होगा, कुछ बताएगा कोई? किसान का हम 500 रुपए उसकी सम्मान राशि और क्या क्या दे रहे हैं। अरे भाई किसान को आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। जनरल लोगों के सामने ये बताया जा रहा है, और जो अंग्रेजी में नहीं दिस इज वेरी बैड एंड वी शुड नॉट डू दिस सब्सिडी। अरे आपने धीरे धीरे आपने 2014 में आया, आप सारी सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर चुके हैं। सब्सिडी के अपने सिद्धांत थे, अपने कारण थे, आर्थिक कारण थे, वो आज उसका समय नहीं है, इस समय बोलने का उसका टाइम नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि ये जो बातें विकृति और मतलब
खुद भी देख लीजिए, एक उंगली ऐसे कर रहे हैं ना, 4 उंगली अपनी तरफ भी हैं, उनकी तरफ भी देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है देश में। और अगर कोई अच्छी सरकार दूसरी सरकार है, आपके हिसाब से डबल इंजन नहीं है, अच्छा कर रही है, तो उसको कॉपी करिए, उसको दूसरे स्टेट में लाइए, उनसे एक खुले मन से चर्चा करिए, तभी मेरे ख्याल में जो फेडरल स्ट्रक्चर, एक हमारे यूनियन ऑफ स्टेट की जो भावना है, तभी बढ़िया से चलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।